हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंड एरर। आज से मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के ऊपर एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं जीरो से आपको सिखाऊंगा कि कैसे 8085 का प्रोग्राम्स किया जाता है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिन्हें प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हमें समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया था इंटेल ने और इसे सबसे पहले मार्च 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 8 बिट डेटा बस और 16 बिट एड्रेस बस है। अब सवाल आता है कि ये बस क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बस यानी कि वायर्स को कहा जाता है। ठीक है, वायर्स का जो ग्रुप होता है, मतलब सर्किट में जो वायर्स वगैरह होता है तो उन्हें बस कहा जाता है। तो ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर में एक जगह से, सपोज ये है ALU और मुझे कंट्रोल यूनिट पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है ये बस। ठीक है, इनकी मदद से डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कह लो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अभी देखते हैं जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसका मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक रेट है 3 मेगाहर्ट्ज। इसमें आपको 40 पिंस दिखेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस तरीके से 40 पिंस होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ये 5 वोल्ट पावर पे चलता है। इन सभी के बारे में अभी बताना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इन्हें मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी चलिए उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्हें हमें समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक स्टोरेज यूनिट होता है, यानी कि आप मेमोरी कह सकते हो, जो कहाँ रहता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, बाहर नहीं रहता, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होता है। तो ये एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है लेकिन ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये एक मेमोरी होता है। तो अभी सवाल आता है कि ये किस तरीके का डेटा को स्टोर कर सकता है। तो ये देखिए, इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड्स वगैरह को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा स्टोरेज एड्रेसेस। अब ये स्टोरेज एड्रेसेस क्या है, सपोज ये एक मेमोरी है। ठीक है, ये एक मेमोरी है। तो मेमोरी में क्या होगा, बहुत सारा सेल आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें हर एक सेल में हम डेटा रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा सेल मिलेगा। तो क्या होता है कि हर सेल का एक यूनिक बाइनरी पैटर्न या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिटी, मतलब एक आइडेंटिटी तो होगा ना। मतलब मैं सपोज इस सेल में मैंने वैल्यू रखा, तो अभी कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि इस सेल में मैंने वो वैल्यू रखा। तो इसके लिए मुझे कुछ आइडेंटिटी वगैरह देना होगा कि यहाँ पे जाओ, यहाँ से वैल्यू उठा लो। तो इसके लिए एक यूनिक बाइनरी पैटर्न या फिर आप नंबर कह सकते हो जो होता है। सपोज ये है 2000H। ठीक है, H मतलब मैं हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने H लिया। तो यहाँ पर जो है, मैं अब कंप्यूटर को बता सकता हूँ कि 2000 एड्रेस पे जाओ और वहाँ पे जो वैल्यू है उसे ले आओ। तो कंप्यूटर इजीली यहाँ पर जाएगा, 2000 पे जाएगा और यहाँ पर आप उसको उसे एक वैल्यू मिल जाएगा, इसे लेगा और प्रोसेस करेगा। तो ये होता है हमारा एड्रेस ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेटा। ठीक है, और ये होता है एड्रेस। इसके अलावा क्या है, एनी टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा लिखा 40, तो आप कोई वैल्यू दे सकते हो। तो ये सब भी रजिस्टर स्टोर कर सकता है। तो रजिस्टर कैसे मेजर किया जाता है, मतलब इसका साइज जो है कैसे कैलकुलेट होता है। अगर इसे रैम समझ ले तो इसके जो साइज होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम 1 GB कहते हैं, कह सकते हैं, या फिर 2 GB 4 GB, इस तरीके से, मतलब जीबी में हम साइज मेजर करते हैं। जीबी यानी कि गीगाबाइट। लेकिन रजिस्टर की केस में क्या होता है, इसे बिट में कैलकुलेट किया जाता है। अभी बिट क्या होता है, अगर ये एक बाइनरी नंबर है, सपोज ये एक बाइनरी नंबर है, ये क्या है, अगर आप डेसिमल में अगर देखो तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 5 का बाइनरी आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो डिजिट है ना, 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इन सभी को एक एक बीट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बीट। तो अब बिट्स में कैलकुलेट होता है, मतलब क्या है, अगर इसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ तो 8 बिट रजिस्टर, यानी कि ये 8 बिट को स्टोर कर सकता है। मतलब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर 4 मैंने डिजिट लिखा और 4 ही डिजिट को ये स्टोर कर सकता है। इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसी तरीके से जो 16 बिट रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पर मैं 16 डिजिट को स्टोर कर सकता हूँ बाइनरी में। ठीक है, इसके बाद 32 बिट रजिस्टर भी होता है, तो उसमें हम 32 डिजिट्स को
रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है रजिस्टर का साइज़ मेजर किया जाता है। तो रजिस्टर किस लिए यूज़ होता है? देखिए, रजिस्टर यूज़ होता है जो सीपीयू, रजिस्टर काम क्या करता है कि सीपीयू को जो इमीडिएटली जो चाहिए, अब इमीडिएटली चाहिए मतलब मैं समझा रहा हूँ। देखिए, कोई भी प्रोग्राम, सपोज मैं अभी कंप्यूटर में अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन किया है, ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो जो फाइल्स कोड वगैरह चाहिए वो सब क्या होगा, रैम में पहले लोड होगा। सब कुछ रैम में जो जो चाहिए तो सब कुछ लोड हो गया। अब क्या होगा, क्या सब कुछ सीपीयू को एक ही बार में चाहिए? ये हमारा सीपीयू है, क्या सब कुछ सीपीयू एक साथ प्रोसेस कर पाएगा, सब फाइल सब कोड? बिल्कुल नहीं। तो जो अभी चाहिए, ठीक है, इसमें रजिस्टर मिडिल में आ जाता है। तो एक रजिस्टर होता है, ये हमारा रजिस्टर है। ये क्या करता है, सपोज सीपीयू अभी कुछ एक कोड को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके ठीक नेक्स्ट जो चाहिए होगा कोड उसे रैम से ले लेगा, ठीक है, रैम से लेके यहाँ पर स्टोर रखेगा। सीपीयू को जैसे ही उस कोड की आवश्यकता होगी ये सीधा इसे दे देगा। फिर से सेम काम होगा, अगर सीपीयू को कुछ डेटा रखना है तो वो ऐसे रख सकता है और उसके साथ ये रैम में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल बन सकता है। तो कह सकते हो कि डायरेक्ट रैम से भी तो ले सकता है। तो इसमें क्या है, तो क्या होता है, रजिस्टर एक तो बहुत फास्ट होता है, और एक अगर आप देखो तो मैंने बताया कि रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको मिलेगा, पूरा जो सेट है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रहता है। तो इससे क्या होता है, डिस्टेंस भी बहुत कम होता है। लेकिन रैम जो है ये आपको मदरबोर्ड में एक अलग साइड में मिलेगा, जिससे क्या होता है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए रजिस्टर ज़रूरी होता है। रजिस्टर सिर्फ एक या फिर दो नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारा होता है। तो इनका कुछ कैटेगरीज वगैरह है, तो उन्हें चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सारे कैटेगरीज को इंक्लूड नहीं किया है, मैंने सिर्फ तीन कैटेगरी को लिखा है, ठीक है। क्यों मैंने तीन को ही सिर्फ लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, लेकिन उन रजिस्टरों को हम जो प्रोग्रामर्स है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे सीपीयू खुद कंट्रोल करता है। तो वो बेसिकली यूज़ होता है शेड्यूलिंग वगैरह, या फिर आप कह सकते हो टेम्पोरली सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कुछ स्टोर करना चाहता है तो वो क्या करता है, उन रजिस्टर को यूज़ करता है। तो इसलिए हमारा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है उन रजिस्टर के बारे में जानना, इसलिए मैंने इसे इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर मैं कभी रजिस्टर टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी के लिए वीडियो वैसे ही लंबा हो रहा है तो मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब यहाँ पर देखिए, आपको एग्जांपल में दिखेगा बी रजिस्टर, इसे हम ऐसे कहेंगे BCDEHL। तो ये सब रजिस्टर्स होता है। तो 8085 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जनरल पर्पस कैटेगरी में आपको ये 6 जनरल पर्पस रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। इनकी हर एक की साइज जो है 8 बिट होता है, ठीक है। और मतलब ये 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन हम इनको यूज़ करके 16 बिट डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे? उनके लिए हमें क्या करना होगा, एक पेयर बनाना होगा, जैसे कि BC पेयर, DE पेयर, HL रजिस्टर पेयर। तो इस तरीके से अगर हम पेयर बना के भी इसे यूज़ कर सकते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर ये इसका साइज 8 बिट था, इसका साइज भी 8 बिट था, दोनों मिलके हम 16 बिट डेटा को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि कोई भी किसी के साथ पेयर हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, एक रेस्ट्रिक्शन है। तो मैंने जैसे कहा कि B के साथ C हो सकता है, D के साथ E हो सकता है, H के साथ L हो सकता है। तो ये सब रजिस्टर पेयर आपको मिलेगा। अभी इसमें से और एक चीज़ जानना ज़रूरी है, ये जो HL रजिस्टर पेयर है ना, इसकी कुछ और स्पेशलिटी है। ये क्या कर सकता है, मेमोरी का जो एड्रेस है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एड्रेस क्या होता है, तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि 2000H, है ना। तो ये जो एड्रेस है इसे हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो 16 बिट, आप कह सकते हो कि ये तो डेटा भी है, तो इस एड्रेस पर्टिकुलर में एड्रेस क्यों बता रहा हूँ, तो मैं एड्रेस बता रहा हूँ इसलिए कि अगर मैं HL रजिस्टर पेयर में इसे इसे स्टोर कर दूँ, ठीक है, 2000H, तो H आप छोड़ दीजिए, H मतलब मैं हेक्साडेसिमल में बता रहा हूँ इसलिए बार बार H कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 2000 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ एक डेटा नहीं रहेगा, तब तब ये एक एड्रेस रहेगा, मतलब ये किसी मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये एक स्पेशल
प्रॉपर्टी है एच एल रजिस्टर का, ये क्या कर सकता है, मेमोरी की कोई लोकेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, मतलब इसके थ्रू हम मेमोरी में डायरेक्ट डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने सपोज, हम देखेंगे बाद में कमांड में कि कैसे हम डेटा को डाल सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। सपोज ये है हमारा डेटा है, ठीक है, इसे मैं क्या करूँगा, एच एल रजिस्टर पेयर के थ्रू डाल सकता हूँ मेमोरी एड्रेस पर। कैसे, तो यहाँ पर एक एम यूज़ होगा, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एम की मदद से। ठीक है, एम यानी कि मेमोरी। तो एम मतलब मैं जब भी कोड में एम वगैरह यूज़ करूँगा तो इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं एच एल रजिस्टर पे में जो एड्रेस है उसे पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस में ये एड्रेस के थ्रू सीधा मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, जो डेटा वगैरह है। तो इसके बाद जो कैटेगरी आता है वो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में जानेंगे, तो पहले चलिए इसे देख लेते हैं। तो मेमोरी रजिस्टर, तो मेमोरी रजिस्टर में दो तरह का रजिस्टर मैंने इंक्लूड किया है, एक है प्रोग्राम काउंटर, दूसरा है स्टैक पॉइंटर। अभी प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, तो सपोज मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, प्रोग्राम लिखा, कोड नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारा कोड होगा। तो ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है। तो क्या होगा, मेमोरी में हो सकता है ये 2000 एड्रेस पे स्टोर हो, ये 4000 एड्रेस पे आपको मिले, ये फिर 3000 एड्रेस पर आपको मिल सकता है, और जो तीसरा वाला है ये फिर 5000 पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सपोज कहीं पर स्टोर्ड है, तो अगर कंप्यूटर एक के बाद एक ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसे कौन पहले मिलेगा कौन बाद में, आप देख लीजिए। पहले तो ये पहला लाइन ठीक है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा लाइन सीपीयू समझ बैठेगा वो है ये वाला, है ना, क्योंकि 2000 के बाद 3000 आएगा, उसके बाद तो 4000 आएगा। लेकिन हमारा जो सेकंड लाइन था क्या वो ये था, नहीं, हमारा सेकंड लाइन क्या था, ये 4000 वाला जो इस एड्रेस पे स्टोर्ड है। इसी के लिए क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर यूज होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, सपोज पहला लाइन 2000 में है, तो ये क्या, सीपीयू इस एड्रेस के थ्रू इस पर्टिकुलर लोकेशन में एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इसको प्रोसेस कर रहा है, अभी इसमें जो डेटा वगैरह था उसे ले लिया, प्रोसेस कर रहा है। इस टाइम में क्या होगा, जो बिल्कुल नेक्स्ट लाइन है, इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन है, ये कहाँ पे स्टोर है मेमोरी में, उसका जो लोकेशन है वो आ जाता है प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में वो आ जाता है। उसके बाद जैसे ही इसका जो है काम ख़त्म हो जाता है, सीपीयू क्या करेगा, इससे वो एड्रेस मांग लेगा और फिर सीधा उस लोकेशन पे जाएगा और उसका उसमें जो डेटा वगैरह है उसे लेके फिर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट उसके बाद जो एड्रेस है वो फिर से प्रोग्राम काउंटर पे स्टोर हो जाएगा। तब ये जब ख़त्म हो जाएगा काम इसका, तो तब सीपीयू फिर से प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लेगा और उस एड्रेस के थ्रू मेमोरी में चला जाएगा और फिर मेमोरी से डेटा लेके प्रोसेस करेगा। तो इसी तरीके से काम होता है। तो इसके लिए प्रोग्राम काउंटर यूज़ होता है। तो मतलब सिंपली अगर आप समझो तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इमीडिएटली नेक्स्ट जो हमारा लाइन है तो वो कहाँ पे स्टोर्ड है, तो उसका जो एड्रेस है वो अपने पास स्टोर्ड रखता है। ये सब काम ऑटोमेटिकली होता है, तो इनमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर। अभी स्टैक पॉइंटर क्या है, स्टैक पॉइंटर समझने के लिए आपको स्टैक समझना ज़रूरी है। ठीक है, स्टैक क्या होता है, स्टैक एक तरह का कॉन्सेप्चुअल मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से आपको ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसकी जो ये साइड, ये बॉटम और इस साइड वाला दीवार है, ये एक सॉलिड दीवार है, इसमें से हम कुछ नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें जो डेटा वगैरह है वो हम ऊपर से डाल सकते हैं और डेटा ऊपर से ही लेना होगा, हम साइड से कुछ भी एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सपोज मैंने कुछ डेटा डाल दिया, 10 डाल दिया, उसके बाद मैंने फिर कुछ डेटा डाल दिया, उसके बाद मैंने 20 डाल दिया, यहाँ पर 20 वगैरह डाल दिया, उसके बाद मैंने फिर कुछ डेटा डाल दिया। अभी मुझे क्या है, 10 चाहिए। ठीक है, तो मुझे 10 चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, इसका एड्रेस क्या है ना, क्योंकि इसी के थ्रू ही मुझे जाने का मौका मिलेगा 10 में। क्योंकि मैंने बताया कि मुझे ऊपर से ही डेटा को रखना है और ऊपर से ही लेना है, मैं साइट की इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं जंप नहीं कर सकता, सीधा मैं यहाँ पे जाके ले लूँ। तो इसके लिए मुझे पहले इस एड्रेस को एक्सेस करना होगा कि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है। तो इसमें मैं पहुंच गया, उसके बाद मैं उसके ठीक नीचे भी पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद उसके नीचे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद उसके नीचे। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके मेरा जो डेटा है
उसमें उसमें पहुंच जाऊंगा, उस लोकेशन में पहुंच जाऊंगा और फिर उस डेटा को ले सकता हूँ। तो ये होता है स्टैक का कंसेप्ट। तो स्टैक में क्या होता है, अब देखिए जितना भी, अगर अब मुझे 20 भी चाहिए तो भी मुझे जो है टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एड्रेस है जिन्हें हमें हमेशा नोट करके रखना होता है। तो ये नोट करने का काम कौन करता है, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ये क्या करता है, स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस अपने पास रखता है। तो उम्मीद है आपको मेमोरी रजिस्टर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अभी चलिए स्पेशल पर्पस रजिस्टर में जो है हमारा ये है, इसका नाम है एक्यूमुलेटर। इसे हम रजिस्टर ए भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्यूमुलेटर कहेंगे क्योंकि इसकी कुछ और भी स्पेशलिटी है। ठीक है, और ये जो है फ्लैग रजिस्टर। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी दो रजिस्टर्स है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है, लेकिन उसके अलावा इसे एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का एक पार्ट भी माना जाता है। क्यों माना जाता है अब उससे मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप समझ लीजिए ये एक 8 बिट का रजिस्टर है, मतलब इसका जो साइज़ है वो 8 बिट है। जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे बी सी था उसी की तरह इसमें भी हम डेटा को रख सकते हैं या फिर डेटा को ले सकते हैं, सब कुछ उसकी तरह कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा की एक और स्पेशलिटी है जिसकी वजह से इसे एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का पार्ट कहा जाता है, वो है कि अगर कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म होता है कंप्यूटर में, लॉजिकल हो या फिर एरिथमेटिकल, सपोज मैं 10 और 20 को ऐड करूँगा, ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, 30। तो ये जो 30 है ना, ये कहाँ पे आएगा, ये रिजल्ट आएगा सीधा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है किसी भी ऑपरेशन का, चाहे वो लॉजिकल हो या फिर एरिथमेटिकल, उसका जो रिजल्ट आता है वो सीधा एक्यूमुलेटर पर स्टोर रखता है। ठीक है, उसके बाद हम एक्यूमुलेटर से लेके दूसरे जगह पर रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या पहले बार एक्यूमुलेटर में ही आएगा। इसके लिए इसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का एक पार्ट कहा जाता है। अभी एक एग्जांपल के तौर पर और डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये ए रजिस्टर है, मतलब एक्यूमुलेटर है, और ये है बी रजिस्टर। अभी इसमें हम कुछ वैल्यू रख देते हैं, सपोज मैंने 20 रख दिया, इसमें मैंने 40 रख दिया। तो इसके बाद मैंने कोड लिखा। इस कोड का क्या मतलब है कि ए प्लस बी होगा। ठीक है, बाद में हम इन कोड के बारे में और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक्यूमुलेटर प्लस जो मैंने यहाँ पर रजिस्टर का नाम दिया ये ऐड होगा। तो यहाँ पर 20 प्लस 40 ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, 60। 60 कहाँ पर रहेगा, इसे रिप्लेस हो जाएगा, ये 20 रिप्लेस होके 60 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर पर आ जाएगा। और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर जो कोड लिखा है, यहाँ पर ए मैंने कहीं पर भी नहीं दिया है, दिया मैंने नहीं दिया। तो ए कहाँ है, ए असल में इस कोड के अंदर ही है। तो ये एक और चीज़ बताता है कि एक्यूमुलेटर को हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो अरिथमेटिकल हो या फिर लॉजिकल हो। इसमें आपको ए तो मिलेगा ही, उसके साथ जो है और रजिस्टर वो मिलेगा। तो हम यहाँ पर बी प्लस सी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए जो कोड चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें जितना भी काम करना होगा तो एक ही साथ ही करना होगा। तो ये था एक्यूमुलेटर की बात। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए देख लेते हैं फ्लैग रजिस्टर को। तो फ्लैग रजिस्टर, ये जो मैं हमने अभी तक रजिस्टर देखा उनकी तरह बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर जैसे हम बी रजिस्टर, इन सभी में क्या करते हैं, हम डेटा को रखते हैं, है ना। चाहे कंप्यूटर रखे खुद से या फिर हम रखें, डेटा ही रखेंगे। लेकिन फ्लैग रजिस्टर जो है ये एक तरह का फ्लिप फ्लॉप डिवाइस है। फ्लिप फ्लॉप डिवाइस किसे कहा जाता है, मतलब जो है क्या, ऑन ऑफ होगा सिर्फ। ऑन ऑफ मतलब यहाँ पर ज़ीरो और वन, ये ज़ीरो रिप्लेस होकर वन होगा, मतलब एक ही जगह पर ज़ीरो वन ज़ीरो वन, इस तरीके से जो होता है उसे कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप डिवाइस। ये जो फ्लैग रजिस्टर है 8085 में, इसका भी साइज जो है 8 बिट है, लेकिन इसमें से 5 बिट हम यूज़ कर पाएंगे और जो 3 बिट है उसे वैकेंट रखा गया है। 8085 में इंटेल की बात की जो वर्जन्स है उन वर्जन्स में इन्हें यूज़ कर लिया गया है, लेकिन 8085 में ये तीनों आपको वैकेंट मिलेगा। यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो, ये जो तीनों बॉक्स है इसमें कोई वैल्यू शो नहीं होगा। तो अभी सवाल आता है तो ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या करता है। तो ये क्या करता है कि कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने एक एडिशन परफॉर्म किया था जिसका रिजल्ट आया था 60, है ना। तो इसका जो रिजल्ट है क्या ये पॉजिटिव है,
क्या ये जो रिज़ल्ट है ये क्या ज़ीरो ज़ीरो आया है, या फिर कह सकते हो क्या इसमें कुछ कैरी वगैरह आया है। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें फ्लैग रजिस्टर से मिलने वाला है। तो ये स्टेटस बताता है किसी भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया है उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या कंडीशन है, वो बताने का काम करता है फ्लैग रजिस्टर। तो इसमें अगर देखो तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिखा है, ये तो जस्ट बीट का पोजीशन वाइज एक नंबर है, ठीक है, इंडेक्स कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए मैंने कुछ नाम लिखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना होगा कि कौन सा बीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एस, एस का मतलब है साइन बीट। तो साइन बीट क्या करता है कि रिजल्ट जो आया है क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये हमारा पॉजिटिव था, तो अगर पॉजिटिव आता है कोई रिजल्ट तो यहाँ पर ज़ीरो शो होगा, यहाँ पर ज़ीरो शो होगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आता तो यहाँ पर वन शो होता, ठीक है, ये रिप्लेस होके वन शो होगा। तो अभी जो Z है ये क्या, इसका मतलब है ज़ीरो बिट। तो इसे ज़ीरो बिट कहा जाएगा या फिर ज़ीरो फ्लैग कहा जाएगा। तो ज़ीरो फ्लैग का मतलब है कि अगर वैल्यू सपोज ज़ीरो ज़ीरो आता है, ठीक है, अगर ज़ीरो ज़ीरो आता है तो यहाँ पर जो है वन दिखेगा हमें। तो अगर कोई और आया है तो इस केस में हमें 60 आया है तो यहाँ पर ज़ीरो रहेगा। तो अगर ज़ीरो आता है वैल्यू, रिजल्ट जो है ज़ीरो आता है तो ही यहाँ पर वन दिखेगा, अदरवाइज किसी भी वैल्यू के केस में यहाँ पर ज़ीरो दिखाएगा। अभी इसे कहा जाएगा ऑक्सिलरी कैरी। तो ऑक्सिलरी क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए कि सपोज हम डेसिमल में कुछ एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ये सपोज एक एडिशन में करूँगा, तो इसमें क्या होगा, 9 + 9 हो जाएगा 18, और एक जो वन है वो इसके साथ ऐड होगा ना। तो मतलब यहाँ पर एक तरह का कैरी आ गया, ये जो हाफ वाला पोर्शन है इससे कैरी आ गया। तो इसी तरीके से बाइनरी एडिशन आप अगर आप करोगे 8 बिट नंबर का, दो 8 बिट नंबर लेके उसका जो बाइनरी एडिशन है, यहाँ पर सपोज मैं इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है हमारा जो बाइनरी नंबर होता है, तो ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर है, यहाँ पर एक 4 नंबर है, यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया क्या, तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये 4 डिजिट है तो एक ज़ीरो नहीं होगा। तो इसमें जो है इस पार्ट को कहा जाएगा लोअर निवल और इस पार्ट को कहा जाएगा अपर निवल। अब निवल क्या होता है, बीट के बाद जो है निवल आता है, 4 बिट इक्वल्स टू 1 निवल आता है, ठीक है, 4 बिट इक्वल्स टू 1 निवल आता है। और इसके बाद जो है 2 निवल इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, या फिर 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। तो ये सब कन्वर्शन आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है हमारा लोअर निवल, ये है अपर निवल। तो अभी क्या होगा, इसके अगर हम ऐड करें तो सपोज यहाँ पर कैरी आ गया है, तो लोअर निवल के बाद जो इस वाला पोर्शन है, मतलब पहला हाफ ये था, दूसरा हाफ ये था, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कैरी वगैरह आ गया तो ये इसे कहा जाएगा ऑक्सिलरी कैरी। अगर ये आता है तो यहाँ पर वन शो होगा, अदरवाइज ये ज़ीरो रहेगा। समझ में आ गया। उसके बाद अब इसे समझ लेते हैं, ये है कैरी बिट, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कैरी वगैरह आता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, डेसिमल में तो कुछ भी आ सकता है, 5 मान लो आ गया, ठीक है, आ ही सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई रिजल्ट आ गया है ऑलरेडी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसे ही तो हम कैरी कहते हैं ना। लेकिन बाइनरी में क्या है, आपको ज़ीरो और वन ही मिलेगा, और तो कोई नहीं है यहाँ पर बिट। तो यहाँ पर सपोज वन आया तो उसे ही हम कैरी कहते हैं, ज़ीरो आया तो उसे हम कैरी नहीं कहते हैं। तो अगर वन आता है, मतलब अगर कैरी आता है तो यहाँ पर वन शो होगा, और अगर नहीं आता है, ज़ीरो हो या फिर नहीं हो, कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पर ज़ीरो शो होगा, ठीक है। अभी ये पी क्या है, पी का मतलब है पैरिटी। पैरिटी क्या होता है कि कोई भी बाइनरी नंबर, सपोज इसे आप मान लो, ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ वन है उसे पैरिटी कहा जाएगा। तो इसमें 1 2 3 है वन है, ठीक है, तीन तीन वन है, तो ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, तो ये एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड आता है, मतलब नंबर ऑफ वंस इन ए बाइनरी नंबर अगर ऑड आता है तो ये जो है ज़ीरो शो करेगा, ठीक है। अगर ऑड आता है तो ज़ीरो शो होगा। अगर सपोज यहाँ पर दो आता या फिर चार आता, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस अगर आता है कोई भी बाइनरी नंबर में, तो यहाँ पर वन शो होगा, ठीक है। तब यहाँ पर ये जो ज़ीरो ये मिट जाएगा और वन शो होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज दे देता हूँ,
ये इसे कहा जाएगा साइन बिट। ये यहाँ पर अगर वैल्यू 1 आता है मतलब जो हमारा रिजल्ट आया है वो नेगेटिव है, अगर वैल्यू 0 आता है तो मतलब जो हमारा नंबर यानी कि रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर z अगर 1 आता है तो मतलब जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल 0 0 आया है, और अगर यहाँ पर 0 होता है तो मतलब कुछ और रिजल्ट आया है, 0 नहीं आया है। ऑक्सिलरी कैरी अगर आता है तो यहाँ पर 1 शो होगा, अगर नहीं आता है तो 0 शो होगा। पैरिटी अगर इवन पैरिटी हुआ तो यहाँ पर 1 शो होगा, अगर ऑड पैरिटी हुआ तो यहाँ पर 0 शो होगा। कैरी बिट अगर कैरी आता है तो यहाँ पर 1 शो होगा, कैरी अगर नहीं आता है तो यहाँ पर 1 शो नहीं होगा, यहाँ पर 0 शो होगा। तो ये था हमारा फ्लैग रजिस्टर। तो इसी के साथ जो है रजिस्टर टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको रजिस्टर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब हम प्रोग्राम करेंगे धीरे धीरे तब और भी डिटेल में आप समझने लगोगे। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अभी चलिए देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट समझने से पहले आपको समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन अगर आप नॉर्मली समझो तो इंस्ट्रक्शन क्या है। सपोज मैंने कंप्यूटर को बताया कि 10 और 20 को ऐड करो, तो मैंने इंस्ट्रक्ट किया कंप्यूटर को, मतलब कुछ भी बताना कि क्या करना है तो उसे इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। तो वही बात है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा है कि एन इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी कमांड। अब बाइनरी कमांड क्यों लिखा, क्योंकि कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ में आएगा, लेकिन हम बाइनरी कमांड यहाँ पर नहीं देने वाले। हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज पे देने वाले हैं कमांड्स वगैरह। तो असेंबली लैंग्वेज को फिर कंपाइलर बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देगा, कंप्यूटर फिर उसे प्रोसेस करेगा। तो इसलिए बाइनरी कमांड यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया कि एडिशन, एडिशन एक ऑपरेशन है। अभी किसके ऊपर काम करेगा ये एडिशन, तो एक गिवन इसे हमें डेटा भी देना होगा। तो मतलब कोई डेटा के ऊपर मैंने क्या बताया, 10 + 20 को ऐड करो, एक ऑपरेशन। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है एडिशन। किसके ऊपर होने वाला है, 10 + 20। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बताया कि एडिशन करो बट मैंने कोई डेटा ही नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि एडिशन मैंने सिर्फ बता दिया बस डेटा वगैरह नहीं दिया तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड होता है जो ये बताता है कि किसी डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, अभी जो ये सब जो इंस्ट्रक्शन है मतलब कमांड्स है, अब कमांड समझ ले तो आसान होगा समझने में। तो ये सब कमांड्स है। तो 8085 में जितना भी कमांड्स है तो उन्हें अगर हम एक सेट में एक लिस्ट बना ले तो उसे जो कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, जो जो ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उनको अगर हम एकजुट कर ले, एकजुट करने के बाद हम लोग हमें एक सेट मिल जाएगा तो उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट ज़रूरी नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शन एक जगह एक लिस्ट बना लो इंस्ट्रक्शन का तो वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन सेट। हमें समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो है इसे हमें ध्यान से समझना होगा। तो अभी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल का हमने देखा था, तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। इसमें मैं क्या बताया कि a+b करो, तो मैंने कंप्यूटर को तो बताया। यहाँ पर भी देखिए मैंने डेटा तो दिया, एक तो ए में डेटा दिया, बी में डेटा दिया। तो मैंने डेटा दे दिया, डेटा के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली दिया, मैंने डायरेक्ट नहीं दिया। मैंने बताया कंप्यूटर को कि तुम जाओ जो है रजिस्टर से ले लो। मैं किस वे से देता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे डेटा तो देना ही होगा। कंप्यूटर खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, तो उससे उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद से डेटा ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमें डेटा तो प्रोवाइड करना होगा। तो इसमें देखिए तो इस तरीके से जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिखेगा। तो इसमें ये जो पूरा जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये आता है इंस्ट्रक्शन कैटेगरी में। लेकिन इसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने एक गैप दिया है। ठीक है, ये गैप है। तो इसके बाद हमें हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक डेटा है ना, और ये हमारा कोड है, ये बता रहा है कि एडिशन होना है, इसका एक नाम भी है। ये जो कोड है इन्हें हम कहते हैं ऑपकोड। मतलब जो ऑपरेशन होने वाला है वो जिसके मदद से हम बताते हैं उसे कहा जाएगा ऑपकोड। ठीक है, ऑपकोड क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, एडिशन। ये क्या कौन बता रहा है, ये जो एडीडी वाला पोर्शन है। ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन है इसे कहा जाता है ऑपरेंड। मतलब
ऑपरेशन जिसके ऊपर परफॉर्म होगा, यहाँ पर बी के ऊपर एडिशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी कि आप सिंपली समझ लो इसका मतलब है डेटा, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये आता है हमारा इंस्ट्रक्शन, इसके जो ये वाला पोर्शन है ये आता है ऑपकोड, ये वाला होता है ऑपरेंड। अभी चलिए देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन की जो फॉर्मेट आप कह सकते हो या फिर टाइप कह सकते हो। तो वो कितने टाइप का आपको इंस्ट्रक्शन 085 में देखने को मिलेगा। ये इंस्ट्रक्शन सेट की टाइप में नहीं बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस की टाइप में बता रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन टाइप या फिर फॉर्मेट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर 3 टाइप का आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें आपको कोई डेटा वगैरह नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली सब कुछ इनडायरेक्टली, या फिर मैं कुछ नहीं दिया यहाँ पर, देखिए कुछ भी जो है रजिस्टर का भी नेम वगैरह नहीं है, सिर्फ ऑपकोड है। तो हो सकता है कि सिर्फ ऑपकोड हो, या फिर हो सकता है ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों ही हो, लेकिन ऑपरेंड में आपको डायरेक्ट जो ये सब वैल्यू वगैरह है ये आपको नहीं दिखेगा। तो ये आता है 1 बाइट कैटेगरी में। 2 बाइट में क्या होता है, एक तो है ऑपकोड मिलेगा, उसके बाद आपको ऑपरेंड में इनडायरेक्ट जो रजिस्टर वगैरह का नाम है वो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक आपको डेटा मिलेगा, डायरेक्ट डेटा मिलेगा, और ये जो डेटा होगा ये 8 बिट का होगा, ठीक है। तो ये होगा 8 बिट का। तो आपको याद रखना होगा कि 2 बाइट में क्या होता है, 8 बिट डेटा आपको देखने को मिलेगा। अभी 3 बाइट में क्या होता है, एक तो आपको ऑपकोड मिलेगा, ऑपकोड मिलेगा, उसके बाद ऑपरेंड में आपको इनडायरेक्ट कुछ वैल्यू मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक 16 बिट का डेटा मिलेगा। ये क्या है, 16 बिट डेटा, मतलब आप समझ लीजिए एक तरह का एड्रेस वगैरह हो सकता है। तो ये होता है 16 बिट डेटा, जो अगर आपको दिखे तो वो आता है 3 बाइट कैटेगरी में। उम्मीद है आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं हम इंस्ट्रक्शन सेट की कैटेगरी। तो 8085 में आपको 5 तरीका का इंस्ट्रक्शन सेट मिलेगा। एक है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, चौथा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, और फिर है हमारा स्टैक, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इन्हें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा कमांड वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा। तो इनके बारे में ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सेट मैंने बता दिया कि सेट क्या होता है, मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारा कमांड वगैरह मिलेगा। तो हमारा जो पूरा सीरीज़ है उनमें बेसिकली हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहले 2 वीडियो में मैं शायद डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को ख़त्म कर दूंगा पूरी तरीके से, इसमें जो जो कमांड है सब हम सीख लेंगे। उसके बाद हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, उसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इनके बारे में इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करेंगे तब ऑलरेडी इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, वो है एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि मैंने कुछ बताया कि एडिशन करो, कंप्यूटर को मैंने बताया एडिशन करो, मैंने डेटा भी दे दिया। तो ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है कंप्यूटर को बताना। लेकिन जो डेटा देने का तरीका है ना, इसमें मैं बहुत तरीके से डेटा दे सकता हूँ। एक तो मैं ये बता सकता हूँ कंप्यूटर को कि 10 + 20 ऐड करो, ठीक है, मैंने बता दिया। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्ट वैल्यू मैंने दे दिया। इसके अलावा भी क्या हो सकता है कि मैं बताया कंप्यूटर को कि मैं बी रजिस्टर पर एक वैल्यू रखा और एक वैल्यू मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, तुम इन दोनों को ऐड कर लो। तो हो ये भी पॉसिबल है, कंप्यूटर बी रजिस्टर से वैल्यू ले लेगा। डेटा तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं डेटा दे सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत तरीका हो सकता है, जैसे कि मैं कंप्यूटर को बता सकता हूँ कि यूज़र से एक डेटा ले लो और एक डेटा जो है मैं दे देता हूँ 20। तो एक तो है यूज़र देगा और एक 20 मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो इस तरीके से भी हो सकता है। उसके अलावा जो है रजिस्टर प्लस रजिस्टर कर सकता है, यूज़र से दोनों डेटा मांग सकता है, बहुत तरीका होता है डेटा देने का। तो ये जो डेटा देने का जो तरीका है ना, इसे ही कहा जाता है एड्रेसिंग मोड्स। तो इन इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा कैटेगरीज होता है। तो चलिए आप उनके बारे में जान लेते हैं।
तो अभी चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो यहाँ पर पहला जो कैटेगरी है इसमें है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उसके बाद है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, उसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसके बाद इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो इनके बारे में चलिए अब समझ लेते हैं। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पर इस तरीके का आपको एग्जांपल दिखेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको दिखेगा कि एक वैल्यू दिखेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है एक और इनडायरेक्ट आपको दिखे रजिस्टर वगैरह, लेकिन एक वैल्यू आपको डायरेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ये हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पर क्या होता है, एक आपको डायरेक्ट वैल्यू देना होता है। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो अब सवाल आता है कि ये कौन सी टाइप का आपको दिखेगा। तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है। वैल्यू मैंने ये नहीं बताया कितना बिट का वैल्यू हो सकता है, ये 8 बिट हो 16 बिट हो। तो अगर ये 8 बिट वैल्यू होता है तब तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। अगर ये 16 बिट का होता है तब ये हो जाएगा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से दो तरीका का इंस्ट्रक्शन बन सकता है, एक तो है 2 बाइट और 3 बाइट, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इस तरीके का एग्जाम्पल आपको दिखने को मिलेगा। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पे क्या होता है, दो रजिस्टर आपको ऑपरेंड में कुछ डेटा वगैरह नहीं दिखेगा। यहाँ पर रजिस्टर होता है सिर्फ। तो रजिस्टर दो ही, मैं रजिस्टर ही इंक्लूड कर दिया, ठीक है। मैंने बताया ऐड करो और मैंने दो रजिस्टर का नाम दे दिया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उनमें जाके जो डेटा वगैरह है उसे लेके ऐड कर देगा। तो ये होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अभी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे ये जो हमारा रैम है, मेमोरी है, मेन मेमोरी, तो इसमें हम डेटा को रखते हैं। ये है हमारा 2000 वाला एड्रेस सपोज। तो इसमें हम कुछ डेटा वगैरह यहाँ पर मैंने कुछ डेटा रख दिया। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा जाएगा उनको जब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को जो एड्रेस है ना, इसे डायरेक्ट ऑपकोड के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे देखिए STA मैंने लिखा 2000H, मतलब मैंने यहाँ पर एड्रेस डायरेक्ट दे दिया। तो CPU क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पर जा सकेगा और उसके बाद इस डेटा को लेके प्रोसेस करेगा। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या हो गया, इसमें आता है हमारा HL वाला पोर्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो तो यहाँ पर एम का मतलब मैंने बता दिया था कि इसका मतलब है HL, ठीक है। तो क्या है, HL रजिस्टर पर हम ये जो एड्रेस है इसे स्टोर करके रखते हैं और इसकी मदद से इस तरीके का कमांड होगा। तो क्या करते हैं कि एक डेटा को 40 को या फिर लेने का काम या फिर देने का काम कुछ भी हो, हम HL के थ्रू करेंगे। पहले HL में जाएंगे, HL में अंदर जो डेटा है उससे एक्सेस करेंगे और फिर उसकी मदद से हम उस एड्रेस पे पहुंचेंगे। अगर इसमें 2000H स्टोर है तो हम 2000 में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम रजिस्टर की मदद से अगर पहुँचे उस लोकेशन पर, तो उसे कहा जाएगा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में आपको कोई ऑपरेंड नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये है CMA, कोई ऑपरेंड वगैरह नहीं है। तो ये एक तरह का 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन पे ऑपरेंड भी हो सकता है, आपको डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली आपको ऑपरेंड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑपरेंड होता है, इनबिल्ट होता है। ये जो कमांड है इसके अंदर ही आपको ऑपरेंड डेटा तो हमें देना ही होगा। मैंने इंस्ट्रक्शन जब बताया तब मैं बता दिया है कि इंस्ट्रक्शन के साथ हमें डेटा को प्रोवाइड करना ही होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन डेटा के ऊपर ही काम करेगा। तो यहाँ पर भी डेटा प्रोवाइड हो रहा है, कंप्यूटर को डेटा चाहिए, कंप्यूटर को डेटा मिल रहा है, लेकिन ये जो है वो जो डेटा है ये इस कमांड के अंदर ही छुपा हुआ है। तो इसके लिए अलग से हमें कोई ऑपरेंड यूज़ नहीं करना। इस तरीके का अगर हमें दिखे तो वो कहलाएगा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये जो था हमारा एड्रेसिंग मोड वाला पोर्शन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था आज की वीडियो की टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो इन टॉपिक्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को लेकर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की।
तो अभी यहाँ पर ही ख़त्म करना होगा क्योंकि वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबा हो गया है। लेकिन उम्मीद करूँगा जो इसके बाद जो हमारा प्रोग्रामिंग वीडियो है वो उतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। इंटरेस्ट लगे उस हिसाब से मैं सीरीज़ को डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।